मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर एमपी से नक्सलवाद के खात्मे को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने जवानों और नागरिकों के बलिदानों को सलाम किया। उसके साथ ही सीएम ने महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना को आगे बढ़ाने की बात की, जिससे पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों का पानी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों तक पहुंचेगा। उन्होंने उज्जैन की शिप्रा नदी को सिंहस्थ में स्नान योग्य बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए की योजना का भी जिक्र किया, जिसे जल संसाधन विभाग की ओर से क्रियान्वित किया जा रहा है। उपलब्धियों का लेखा जोखा होने के बाद बंसल न्यूज के हेड शरद द्विवेदी ने सीएम को बधाई देते हुए आगे के विजन पर सवाल किया। इस सवाल पर सीएम ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बधाई आपको मुख्यमंत्री जी, 2 वर्ष आपकी पूरी सरकार को। और अच्छा लगा ये जानकर कि अब शिप्रा के पानी से ही स्नान होगा, धागा मध्य प्रदेश में बनेगा। एक ऐसी टनल भी आप बना रहे हैं कि ऊपर खेती होगी और नीचे पानी बहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें लगी, अच्छा लगा कि गंभीर और खान नदी का जो विषय था उसको भी आपने सुलझा लिया है। आपने उज्जैन का बताया कि पैलेस है और पर्यटन मंत्री देश के उसकी चर्चा करते हैं, ये जानकर भी अच्छा लगा। और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं आप रीजनल लेवल पर ले गए हैं। मैं अगर क्रिकेट की भाषा में बात करूं तो अब आप अर्धशतक बनाने के बिल्कुल नजदीक हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं शतक बने, आगे शतक बनते चले जाएं। लेकिन अब इस दौरान अब आपको तेजी से रन बनाने हैं और अब आपका जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो क्या एजुकेशन होगा, हेल्थ होगा, रोजगार एम्प्लॉयमेंट होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, प्राथमिकता क्षेत्र क्या होगा। धन्यवाद। माननीय शरद जी, आपका धन्यवाद। जैसा कि हमने अपनी प्रायोरिटी में बताया था कि हमने अपनी 2024 में बहनों के लिए वो वर्ष समर्पित किया, ये वर्ष उद्योग और रोजगार के लिए किया। तीसरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे वर्तमान में जो इतने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीब की गरीबी दूर करने के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर में जितनी ग्रोथ रेट हमारी है उस ग्रोथ रेट को मेंटेन करते करते जो वर्तमान में हमारा सिंचाई का रकबा, जैसे केवल जानकारी के लिए बताऊंगा कि हमारा ये जो सिंचाई का रकबा लगभग 42 लाख हेक्टेयर था, आज की स्थिति में हम इसको 54 लाख हेक्टेयर तक ले गए। लेकिन 5 साल में हम 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं। जब 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे तो ये जितनी बड़ी बड़ी परियोजना मैंने नदी जोड़ों की बताई, इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उसका डिटेल भी हम दे देंगे कि हम ये जो कह रहे हैं ये ठोस कह रहे हैं। लेकिन इतना भी जानते हैं कि जब हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ेगा तो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी और क्रॉप हमारे पास ज़्यादा आती है तो उसकी चुनौती भी बढ़ती जाएगी। तो हमारी क्रॉप की प्रोसेसिंग यहीं हो जाए, हमारे किसानों को उसका दाम सही मिल जाए, उसमें कोई कठिनाई नहीं आए, इसलिए इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। और ये एक बड़ा टारगेट है, जब हम अपने किसानों की समृद्धि के लिए तीनों तरह से काम करेंगे, वो बागवानी के क्षेत्र में जाए, वो वार्षिक खेती उत्पादन में काम करे, सब्जी बाकी चीज़ों में, लेकिन मसाले की खेती भी करे, आयुर्वेदिक खेती भी करे। और उसी के साथ साथ जैसे मान लो ज़्यादा प्याज आ जाए तो प्याज उसको फेंकना नहीं पड़े, तो इसलिए हम एरिया आइडेंटिफाई करके प्याज से पाउडर कैसे बनता है, लहसुन से पाउडर कैसे बनता है, तो उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रियों को जोड़ करके उसकी प्रत्येक क्रॉप का दाम भी सही मिले और कठिनाई नहीं आए, इस पे भी काम करें। लेकिन ये बात भी सही है कि केवल एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में ऑर्गेनिक का उपयोग जो होता है, रासायनिक खादों का, हम ये दुनिया के अंदर, मध्य प्रदेश खासकर देश के अंदर भी सबसे ज़्यादा प्राकृतिक खेती कहीं होती है, जैविक खेती हो तो मध्य प्रदेश में होती है। तो हम इस पे भी समान रूप से काम कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती को भी प्रोत्साहन कैसे दें, उसकी जैविक खेती को प्रोत्साहन कैसे दें, इसके मार्केट कैसे डेवलप करें। और उसकी थोड़ी जाँच का भी एक कमजोर पक्ष है कि वो बड़ा कठिन जाता है कि वो कह देता तो मानना पड़ता अपने को कि वो ऑर्गेनिक है, लेकिन उसकी नीचे तक की जांच होकर के उसे बाजार मिले ताकि वो योग्य प्रकार से फसल का दाम ले। लेकिन ये भी बात सही कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हम रोजगार परक सभी चीज़ों के साथ औद्योगिक निवेश के आधार पर, अधोसंरचना के आधार पर, जैसे हमने कहा कि अभी इसी साल मुझे लगता है कि हमने संकल्प पत्र में कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब लोकसभा में, एक मेडिकल कॉलेज देंगे। वो तो हम दे दिए, लेकिन ये जो अभी हमारे पूरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो 55 जिले में आज की स्थिति में 52 मेडिकल कॉलेज हमारे हो जाएंगे। तो हम ये चाहेंगे कि जिला स्थान पर मेडिकल कॉलेज आए, और केवल मेडिकल कॉलेज जो हमारी एलोपैथिक नहीं आए,
एलोपैथिक के अलावा आयुर्वेदिक भी आए। तो आयुर्वेदिक में वेलनेस के आधार पर हमारा, चूंकि वनांचल का बहुत बड़ा इलाका है, धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा इलाका है, तो हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म भी डेवलप हो, जो इलाज कराने के लिए देश दुनिया से हमारे यहाँ लोग आए। तो ये इनके लिए मूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट बनाना, एविएशन की दृष्टि से भी उस पर काम करना, टूरिज्म के लिए जो जो बाकी चीजें हैं, ऐसे ओल्ड एज होम भी जैसे मथुरा में अच्छी स्कोप है, ऐसे धार्मिक पर्यटन के केंद्रों पर हमारे में से कई लोग अपने जिंदगी के काफी समय यहाँ गुजारना चाहते हैं। तो उस दिशा में भी हम ठोस काम कर रहे हैं, जिसमें ओरछा, दतिया, कटनी, मैयर की माता जी, उज्जैन, ओंकारेश्वर, ऐसे हर स्थान पर ये सारी संभावना लेके चल रहे हैं। मैंने कहा कि भाई ये जो हमारे परंपरागत कोर्स नहीं चलना चाहिए, परंपरागत तो चले, लेकिन परंपरागत के बजाय जिसमें अभी मैं जब गया था हैदराबाद, तो हमने कहा कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड जितने कोर्स हैं नई टेक्नोलॉजी के, वो भी हमारे यहाँ खुलना चाहिए। तो अधिकतम नए से नए कोर्स खोल करके हमारी बौद्धिक क्षमता वाले लोग यहीं रुके, उनको रोजगार मिले, उनको बाकी अनुकूलता मिले, इस पे काम करें। मैं इस मामले में माननीय दास साहब को धन्यवाद भी देना चाहूँगा, लेकिन एक जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे हमने कहा था कि सड़कों के ऊपर गौशाला, मतलब खास करके जो गौमाता घूमती है, राष्ट्रीय राजमार्ग पे घूमती है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितनी नगर निगम हमारी है, उन नगर निगम के अंदर 5000 से ज़्यादा गौमाता रखने की, गौशाला बनाने का काम भी हमने चालू किया। उसके कुछ आंकड़े भी देना चाहूँगा कि 9000 गौमाताएं आज हमारी लाल टिपारा गौशाला ग्वालियर में है। उज्जैन में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, उसके पहले से हमारी गौमाताओं के बलबूते पर मगरोला के पास की गौशाला में हर 2 दिन में, एक दिन में 2, 3, 4 गौमाताएं मर जाती थी। वो कठिनाई थी 150 गाय रखने में भी। आज की स्थिति में 3000 से ज़्यादा गौमाताएं उस गौशाला में है। और कई सारे हमारे मेरे कांग्रेस के मित्र भी अब अपना जन्मदिन मनाने उस गौशाला में जाने लगे हैं। इंदौर का भी यही हाल हुआ है। हमने एक काम इसमें बड़ा अच्छा बदलाव किया, आपने अच्छा प्रश्न किया कि आमतौर पर ये गौशालाएं जो बनती है, तो गौशालाओं में केवल हम सरकारी अमला रख दें, पैसा दे दें, तो उससे काम नहीं चलता है। उसको एक तो थोड़ा मानवीयता के आधार पर, जो हमारा प्राचीन समय का समाज है, उसके आधार पर तो हमने संतों को जोड़ा है। तो अगर गौमाताएं जहाँ इकट्ठी है, तो वो सब एक साथ होने के बजाय बीमार को अलग रखो, जो अच्छी है उनको अलग रखो, जो बच्चे हैं उनको अलग रखो, जो दूध देने वाले उनको अलग रखो, बीमार हो तो दवाई देने का इंतजाम हो जाए, फिर प्रॉपर खान पान की जो खुराक की चिंता कर लें, सफाई की चिंता कर लें। तो आधुनिक यंत्रों के माध्यम से, केवल आपको बताना चाहूँगा, 1000 गौमाता के भूसे और उनके साथ जो दाना पानी उनको खिलाते हैं, केवल 2 व्यक्ति डाल के पूरा कर लेते हैं। कारण एक बड़ा टैंकर लगाया जिसमें कटा हुआ भूसा मिला हुआ बिल्कुल ड्रम के साथ, जो अपना रेडी मिक्स कंक्रीट में रहता, इस तरह का बाहर से बुला करके और पाइप के माध्यम से उसको भरने का काम करते। तो ये जो कम मेहनत से ज्यादा गौमाता के खाने पीने की, साफ सफाई की प्रॉपर चिंता करने का प्रबंधन जो हुआ है, एक बार सब मित्रों को लिखने भी ले चलेंगे। तो जो पहले आमतौर पर नगर पालिका का नियम था कि वो खिड़क बनाता, खिड़क मतलब वो कारावास, कारावास में गाय बंद कर दी, छुड़ाने आएगा तो 2000 देना, 1000 देना। वो कौन छुड़ाने आ रहा है, किसको छुड़ाने से मतलब है। अपने घर में ये कठिनाई थी कि लोग रखते नहीं थे, सड़क पे छोड़ देते थे, और सड़क पे छोड़ दिया तो वो आफत समझ के रखते थे, पैसा भी जाता था लेकिन कोई देखने वाला नहीं। तो हमने हर गौशाला के साथ संतों को जोड़ा है। तो संत, 2 संत, 3 संत वहां रह करके पूरी सेवा करने के माध्यम से, तो ये गौशाला बिल्कुल एक आधुनिक रूप में आ गई। ये बात सही कि जैसे धीरे धीरे और बनती जाएगी, तो जितनी भी सड़क पे हम उसको शिफ्ट करते जा रहे हैं, जितनी, और जो जिनको वास्तव में क्या हो गया, अब तो ये हो गया कि पहले भोपाल से उज्जैन के बीच की बहुत सारी गौमाताएं इसी बरसात में थी। अब जब हमारी गाड़ी जाती पकड़ने, तो घर वाले भी कहने लग गए कि नहीं, हम तो हमारे घर ले जा रहे हैं, हमको पहले कोई पकड़ते ही नहीं था, तो वो छोड़ देते थे, और कई बार वो गौमाताओं से एक्सीडेंट होते थे। आज अंतर पड़ गया, और आने वाले समय हमने कहा कि आप अपने घर में भी रखो, बल्कि पंचायतों के अंदर तक भी हम 20 की जब 40 रुपया प्रति गौमाता का अनुदान देने लग गए, तो लोगों को पुर भी जा गया, मतलब वो उनको खर्चा पुर रहा है कि भाई इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। और हर महीने का रेगुलर पैसा पहुंचा रहे हैं।
2-2 4-4 साल पहले पेंडिंग हो जाता था, उसके बजाय उसको रेगुलर किया। दूसरी बात आपने बोल दी है, थोड़ा मेरे स्वभाव में टेढ़ापन है। मैं कहता हूं कि भाई जरूरी थोड़ी कि मैं बैठूं वहां सीएस बैठे, सीएस वल्लभ भवन बैठे, जहां बैठना मैं बैठा हूं, चिंता मत करो, आगे देखो। अपनी तो सारी